नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पैरामीटर्स को पहले जानना है। सबसे पहला, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। ये फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं बिटवीन द बॉडीज एंड कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। जो हीट एनर्जी किसी बॉडी के बीच में कन्वर्जन, मतलब कहने का मतलब एक्सचेंज होगा। जैसे सिंपली मान लो कि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क दिया किसी सिस्टम को, वो अमाउंट ऑफ वर्क कन्वर्ट हो गया एक तरह से, या सिंपली अमाउंट ऑफ हीट दिया और अमाउंट ऑफ हीट देने से उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस हुआ और एक एडिशनल वर्क हो गया। तो उस कंडीशन में जो एनर्जी आपने सप्लाई दिया वो एनर्जी दो पार्ट में ब्रेक हो गया। तो टोटल एनर्जी जो कन्वर्ट हुआ इनिशियली और फाइनली, इनके बीच में एक रिलेशनशिप देखे, तो वो हमारा थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच हो गया। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या है। एक ऐसा कलेक्शन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स का जिसमें कि वो कन्फाइंड होता सर्टेन बाउंड्रीज से। अब सर्टेन बाउंड्री में मतलब क्या है कि यदि हमने किसी सिस्टम को कंसिडर किया तो उसका आउटसाइड क्या है और इनसाइड क्या है। जैसे सिंपली इस क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को हम लोगों ने सिस्टम का, तो ये कहता है कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो बन गया सिस्टम। अब ये एक सर्टेन बाउंड्री से आप कह सकते हो ऐसे कि एक कलेक्शन ले लिया पार्टिकल्स का, ये इसको हमने सिस्टम मान लिया। अब इसके आउटसाइड ये पार्ट है, आउटसाइड ये पार्ट, आउटसाइड को हम लोग सराउंडिंग कह देते हैं। और ये एक बाउंड्री क्रिएट करेगा, लेफ्ट साइड या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, एक बाउंड्री को क्रिएट कर रहा है, ये बाउंड्री को बता रहा है। इसका मतलब बाउंड्री क्या है, एक तरह से इंटरफेस है, इंटरफेस दोनों के बीच। एक हमारा ये बन गया एक सिस्टम और ये हो गया सराउंडिंग्स, इसको हम लोग सराउंडिंग्स कहते हैं। अब इसके बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, हीट एनर्जी आना जाना वो अलग चीज है। पहले हम लोग यही समझ लें कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, तो ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया, सर्टेन बाउंड्री। तो अब कोई भी आउटसाइड द सिस्टम है उसको हम लोग सराउंडिंग्स कह देते हैं। अब सराउंडिंग के साथ सिस्टम हीट एक्सचेंज करेगा नहीं करेगा तो प्रोसेस का एक नाम हो जाए। सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट एक प्रोसेस हो, वॉल्यूम कांस्टेंट एक प्रोसेस हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट एक प्रोसेस। इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम जो दो सरफेस को एक तरह से कह सकते हैं कि सिस्टम को या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को आउटसाइड से डिफ्रेंशिएट कर दे, उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, चलो ये तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, इसमें नोट करने की जरूरत नहीं। अब आ जाए थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कितने सिस्टम बन सकते हैं। तो सबसे पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब हो गया कि ये एक्सचेंज करेगा एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग्स। अभी हम लोग क्लासरूम में है तो ये क्लोज सिस्टम है, सराउंडिंग्स आइसोलेट है। क्लासरूम से बाहर निकल जाए, अब हम लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे, गॉसिप्स करने लगे, इसका मतलब है कि यहां पर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो गया। तो वही कहा, एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग, उसका नाम बन गया ओपन सिस्टम। नेक्स्ट आ जाए क्लोज सिस्टम। ये सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, किसके साथ, विद द सराउंडिंग, इसका नाम बन गया क्लोज सिस्टम। और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, ये ना तो एनर्जी एक्सचेंज करेगा ना मैटर, ये सराउंडिंग से आइसोलेट रहे। तो तीन तरह का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही आप दिमाग में बिठा ले कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग्स।
समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, ये पहला पार्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब इट एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। ओपन सिस्टम लिख लिया। इसी तरह से क्लोज सिस्टम, इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। थर्ड हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। It exchanges neither energy nor matter with the surroundings. हो गया? तीनों सिस्टम लिख लिया। इसको हटा दे। अब आ जाए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। कितने वेरिएबल्स है, कितने फिजिकल क्वांटिटीज है वो चेंज करें? तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तो कॉमन टर्म हो गया। तो कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे पैरामीटर्स को हम लोग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स कहते हैं। ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। अब इनके बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। म्यू यहां पर नंबर ऑफ मोल्स है। यदि म्यू का वैल्यू 1 हो जाए फॉर आइडियल गैस, ठीक, तो आइडियल गैस के लिए म्यू का वैल्यू 1 हो जाए तो पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो प्रेशर, वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, तो गैस कांस्टेंट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, these are the thermodynamic variables, and relationship between these quantities known as equation of state। लिख लो ऐसे, प्रेशर कॉमा वॉल्यूम, टेम्परेचर, internal energy and number of moles are called thermodynamic variables। Full stop. The relationship between these variables, the relationship between these variables is known as equation of state। That is PV is equal to mu RT। For 1 mole of a gas, yeah, of an ideal gas, the equation of state becomes PV is equal to RT। क्लियर? तो ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और इक्वेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट टर्म है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कहता कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना। थर्मल इक्विलिब्रियम यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाए। और थर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन हो जाए। क्या है पहला? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहता है फॉर ए सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। पहला हो जाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस नो अनबैलेंस्ड फोर्स बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। वो हो गया थर्मो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा आ गया थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर सिस्टम का और सराउंडिंग का सेम होना चाहिए। थर्म मींस टेम्परेचर। और केमिकल इक्विलिब्रियम यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो तीन इक्विलिब्रियम होना होगा, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक, स्नैपशॉट ले लो या जो भी करना है। या फोटो, जो नाम दे दो इसका, स्क्रीनशॉट, क्या क्या कह सकते हैं इसको। हो गया? नेक्स्ट आ जाए। अब कहता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस ऑब्वियसली चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम जिसमें कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये पैरामीटर में से कोई भी, मान लो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इसमें से कोई भी वेरिएबल चेंज कर जाए तो उसको हम लोग कहेंगे एक प्रोसेस जिसमें प्रेशर चेंज हो रहा है, एक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। या कह सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर रहा है। तो ऐसा प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकते? सबसे पहला आइसोथर्मल मींस प्रोसेस। आइसो मींस सेम, जब टेम्परेचर सेम हो जाए तो उसका नाम पड़ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। इसलिए टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस होगा, नॉट एस लग जाएगा। तो ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा एडियाबेटिक प्रोसेस, a process in which there is no exchange of energy and matter with the system and the surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी तरह का हीट का एक्सचेंज नहीं हो, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, तो उस कंडीशन में उसका नाम क्या आ जाएगा? एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक। थर्ड, आइसो मींस सेम, बार यूनिट प्रेशर का है, इसलिए प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक। नेक्स्ट आ जाए आइसोकोरिक या आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। आइसोकोरिक भी कहते हैं, आइसोवॉल्यूमिक वॉल्यूमिक प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, अदर पैरामीटर चेंज कर रहे हैं लेकिन जो पैरामीटर कांस्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट तो आइसोथर्म, आइसोथर्मल। प्रेशर कांस्टेंट तो आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोरिक। ठीक। और लास्टली साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस में मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो जाए, ठीक। नॉन साइक्लिक में डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? तो इतने प्रोसेस हो गए।
हो गया। नेक्स्ट आ जाए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, जैसे सिंपली मान लो यहां पर हमने इस तरह का एक सिस्टम दिखाया, यहां पर एक तरह का सिस्टम दिखाया, यहां पर दिखाया कि ए और बी के बीच में एक इंसुलेटिंग वॉल है, ए सी के बीच में कंडक्टिंग वॉल है, बी और सी के बीच में कंडक्टिंग वॉल है, ए और बी के बीच में कंडक्टिंग है, फिर ए और सी के बीच इंसुलेटिंग है, बी और सी के बीच इंसुलेटिंग है। इस तरह का एक सिस्टम हमने क्रिएट किया। अब यहां पर ए और बी के बीच इंसुलेटिंग, इसका मतलब ए और बी का टेम्परेचर अलग अलग है। ए अपने हीट को एक्सचेंज कर सकता है सी के साथ, बी सी के साथ कर सकता। इस वाले प्रोसेस में ए और बी एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते। ए सी के साथ नहीं कर सकता, बी सी के साथ नहीं कर सकता। तो कहता है कि यहां पर तीन सिस्टम ए बी सी, या एक तरह से कह सकते ए और बी, एक देखो ए और बी के बीच में जैसा है वो कांस्टेंट है, ए और बी के बीच या तो इंसुलेटिंग होगा या कंडक्टिंग होगा। तो कहता है कि इफ सिस्टम ए एंड बी आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका मतलब हम ए बी सी को इस तरह से रखें कि यदि ए और बी के बीच में टेम्परेचर का एक्सचेंज हो जाए लेकिन सी के साथ वो आइसोलेट हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? ए और बी एक्सचेंज कर जाए सी के साथ, या ए और बी एक्सचेंज ना करे, सी के साथ वो एक्सचेंज कर ले। तो ए और सी का टेम्परेचर, बी और सी का टेम्परेचर, इसका मतलब तीनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए। तो एक ऐसा क्वांटिटी जो तीनों के लिए सेम हो जाए, वो क्वांटिटी टेम्परेचर होता है। इसलिए जीरोथ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को डिफाइन करता है। वही यहां पर कंक्लूजन है, जीरोथ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। All bodies in thermal equilibrium must have a common property which has the same value for all of them. This property is known as temperature. समझ में आ गया? क्लियर? इसी को हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इफ सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम सी, then there exists a physical quantity which remains constant for the entire system is known as temperature. एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो तीनों के लिए सेम है और वो क्वांटिटी नाम है टेम्परेचर, इसलिए वो क्या कहलाएगा? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? अब आ जाए इसमें कुछ पैरामीटर। हीट को हम लोग यहां पर डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। हीट का मतलब ये एनर्जी है जो ट्रांसफर होगा किसके बीच? सिस्टम और उसके एनवायरमेंट मतलब सराउंडिंग, क्योंकि दोनों के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक, ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर, वो डिफरेंट होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब हीट जब एक्सचेंज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए अलग, और दूसरा क्या क्वांटिटी है? प्रेशर कांस्टेंट के लिए अलग। तो हम लोग इसको डेल्टा क्यू से, हीट से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्वांटिटी आ जाता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का एक एनर्जी पजेस बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब पोजीशन, और मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी।
इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए टोटल एनर्जी जब भी लिखेंगे, एनर्जी possessed by a system due to internal kinetic energy and energy possessed by a system due to internal potential energy। तो टोटल इंटरनल एनर्जी का मतलब सम टोटल ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। हो गया। अब नेक्स्ट है वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत हमको बहुत ज्यादा होगी। जैसे सिंपली मान लो एक वेसल लिया, अब इस वेसल में यहां पर एक पिस्टन कनेक्टेड है, यहां एक गैस को हम हीट कर रहे हैं। जब हीट कर रहे हैं गैस को तो ये गैस एक्सपैंड कर रहा है और इस पिस्टन का मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है, इसलिए एरो हमने अपवर्ड दिखा। और इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट सपोज dx हो गया, तो अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। अब ये अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो dw या डेल्टा w जो भी आप लिखें, क्या होगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को हम लोग क्या लिख देंगे, प्रेशर इनटू एरिया, PA/dx। अब एरिया इनटू dx बन जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, dV। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क PdV को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। अब इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल वॉल्यूम V1 ले लिया, फाइनल वॉल्यूम V2 ले लिया, तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू P। dV का मतलब V हो गया, इनिशियल वॉल्यूम V1 V2, तो फाइनली P, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां से जो रिजल्ट आया वो इस तरह से है, इफ V2 ग्रेटर देन V1 देन अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू P। V2 माइनस V1 का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम लार्जर देन इनिशियल वॉल्यूम। इसका मतलब गैस में एक्सपेंशन हुआ, जब भी एक्सपेंशन होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क पॉजिटिव। नेक्स्ट कंडीशन V2 लेस देन V1, तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू P। V2 माइनस V1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अमाउंट ऑफ वर्क नेगेटिव का मतलब गैस में कंप्रेशन होगा, तो नेगेटिव होगा। इट मींस वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन भी उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। आया समझ में यहां तक? इसको नोट कर लीजिए, या इमेज जो भी है। हो गया? तो यहां वही है, एफ पी इंटू ए लिखा, अमाउंट ऑफ वर्क निकाल दिया, पिस्टन मूव किया आउटवर्ड, तो अमाउंट ऑफ वर्क आ गया PdV V1 V2। और डिटेल्स में बता दिया कि फाइनल वॉल्यूम यदि लार्जर होगा इनिशियल वॉल्यूम से तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और इनिशियल लार्जर हो गया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आ रहे हैं कि पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से हम लोग कैसे अमाउंट ऑफ वर्क निकालते हैं। तो जैसे मान लो कि एक इंडिकेटर डायग्राम ये है, पहला डायग्राम, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है। अब ये ग्राफ है तो इससे हम लोगों को अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड कर, तो यहां पर इस एक्सिस पर आ जाए तो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ वर्क होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अभी जस्ट पढ़ा, इसका मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम
प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, और वॉल इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। अब ये वॉल्यूम कितना होगा, तो V2 माइनस V1। हम लोग क्या करेंगे, एज फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दे दिया यहां पर एक क्वेश्चन, सिंपली कह दिया कि इनिशियल वॉल्यूम 0 है और ये 40 यूनिट है वॉल्यूम का, और प्रेशर का 30 यूनिट है। कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ बाय द सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसका एरिया निकालते हैं। यहां से यहां तक का डिफरेंस 40 माइनस 0, तो ये 40 माइनस 0 इंटू प्रेशर में कितना चेंजेस है, तो प्रेशर मतलब 0 टू 30 मीन्स 30, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका यूनिट जो भी है 1200 जूल या जो भी यूनिट दिया रहेगा। तो यहां भी वही किया हमने कि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंजेस है, तो ये पार्ट हमारा, ये जो स्पेसिमेन बन रहा है, इस स्पेसिमेन में यहां से यहां तक हमारा V2 माइनस V1 है, और ये क्वांटिटी हमारा प्रेशर है, इसलिए इसका अमाउंट ऑफ वर्क प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर? ठीक, ये सारी चीजें लिखिए, इसमें एक साथ ड्रॉ कर लेंगे या एक साथ लिख लेंगे। नेक्स्ट ग्राफ देखिए क्या कर, नेक्स्ट ग्राफ में देखो ऐसा बन गया। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे। तो यहां प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ऐसा ग्राफ, हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर कर लेंगे, छोटा सा पार्ट। इस छोटे से पार्ट का एलिमेंट्री एरिया निकाल लेंगे, TA। तो वो क्या होगा, ये एलिमेंट्री, चूंकि इस एक्सिस पर वॉल्यूम है तो ये एलिमेंट्री वॉल्यूम देगा, और इस एक्सिस पर क्या है, प्रेशर है। इन दोनों का एरिया क्या होगा, तो एरिया हो जाएगा P इंटू DV, और यही एरिया अमाउंट ऑफ वर्क होगा DW। क्या बन गया, PDV बन गया। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क PDV, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लोअर वैल्यू V1 और अपर वैल्यू V2। यहां क्या है, इस ग्राफ का ये पोर्शन कहां से स्टार्ट हुआ, V1 से, ये पोर्शन कहां एंड किया, V2। तो लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2, वही यहां पर लिखा है, और ये PV2 माइनस 1। हो गया। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो ऐसा ग्राफ, इस ग्राफ में कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा, मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट, तो देयर इज नो अमाउंट ऑफ वर्क, कोई क्वांटिटी वैरी ही नहीं कर रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क विल बी 0। अब ऐसा ग्राफ, तो इस ग्राफ में क्या है, सिंपल ये ट्रापेजियम बन गया। तो ट्रापेजियम में क्या मतलब हो गया, हाफ इनटू इन दोनों का सम, तो P1 प्लस P2, और इसका डिफरेंस V2 माइनस V। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। दो पार्ट में ब्रेक करने का मतलब क्या है, थोड़ा हम कलर को चेंज करके आपको बताते हैं। ब्लैक कर ले लिया, ये पार्ट हमारा एक रेक्टेंगल बन जाए, और एक हमारा ये पार्ट ट्रायंगल बन जाए। तो रेक्टेंगल का एरिया, तो टोटल जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा, रेक्टेंगल का एरिया A1 और इस ट्रायंगल का एरिया A2। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या बन जाएगा, देख लो, V2 माइनस V1 इंटू प्रेशर। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, तो बेस क्या बन जाएगा, V2 माइनस V, और ये क्या बन जाएगा, अल्टीट्यूड P2 माइनस P1। आया समझ? तो यहां पर ये जो लिखा एरिया V2 माइनस V1, और ये लाइन क्या है, P1 का लाइन। इसको सिंप्लीफाई करोगे यही रिजल्ट आ जाए।
आया समझ में? दोनों तरीके से आप बना सकते। हो गया? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट कहता है तो अमाउंट ऑफ वर्क, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब इसमें देखो, अब ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव वर्क लेते हैं, तो यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यदि गैस एक्सपैंड कर रहा है, यहां पर इनिशियल मान लो इसका वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2, तो V2 इंक्रीज कर रहा है और यहां पर प्रेशर ये चेंज कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसमें पूरे में एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क पॉजिटिव होगा। जो अभी हमने बताया क्या था, PdV था, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करके क्या निकाले थे, V2 माइनस V1। तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क पॉजिटिव। तो V2 का वैल्यू देखो V1 से ज्यादा है। इस वाले कंडीशन में क्या हुआ, तो जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तो एरो ऐसे जाएगा। अब ये कंडीशन है, यहां पर प्रेशर इनिशियली ये है, अब ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक। अब ग्राफ ऐसे आ गया, ये हमारा V1 है, तो V2 का वैल्यू देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे ये यहां से पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एरो सॉरी गैस में क्या हो रहा है, फाइनल V2 और ये V1। तो देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू V1 का बढ़ता जा रहा है, V2 क्या है, लेसर है। इस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क का फॉर्मूला क्या है, P V2 माइनस V1, लेकिन यहां पर क्या है, V1 लार्जर देन V2। इस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क नेगेटिव हो जाए। बोलो क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, अब यहां पर इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करें, कैसे हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क को पॉजिटिव नेगेटिव सारे कंडीशंस को ले रहे हैं। अब कहता है वर्क डन is also depends upon initial and final of the system and path adopted for the process। अब यहां पर क्या है देख लो, ये वाला पहले A से B, तो A से B है एक पोजीशन और दूसरा क्या है B to A। अब एरिया देखो कैसे निकालोगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे कि पॉजिटिव निगेटिव होगा, ये प्रोसेस देखो कैसे, इसको इरेज कर दे रहा। ये पाथ हमारा है 1 B to A, मतलब A to B गए और फिर B to A। तो इस कंडीशन में यदि आप इस सेगमेंट का एरिया निकालोगे, 1 वाले सेगमेंट का, इसका प्रोजेक्शन यहां पर हम CD मान ले, तो पहला वाला एरिया हमारा A1 जो बन रहा है वो पोर्शन है, ध्यान से देखना, A देखो इसको या तो ऐसे लिख दो BACDB, देखो BACDB, और दूसरा एरिया A2 बन रहा है, कहां से आ रहा है, A से B जा रहा है, A से B, फिर DCA, किसका एरिया ज्यादा है, सेकेंड वाले का। इसका मतलब A2 लार्जर देन A1, तो अमाउंट ऑफ वर्क इन सेकेंड केस लार्जर देन अमाउंट ऑफ वर्क इन द फर्स्ट केस।
आया समझ में? क्लियर हुआ? अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट। इसी को दो तरीके से अलग अलग पार्ट में किया। कैसे? देखिए, ये वाला पोर्शन हमने जो पहले वाला फिगर ड्रॉ किया, इसी को ब्रेक किया। यहां पर देखो, पहले वाला फिगर में ऐसे बन रहा है, क्या है? ए, चेक करो, बी, ठीक, डी, सी। ये वाला एरिया क्या बना था? A1 बना था। देखो ऊपर लिखा हुआ। दूसरा वाला सेगमेंट क्या है? ये है। इसका एरिया बनाओ, ये ए, बी, डी, सी। ये एरिया A2। कौन देखने से एरिया बड़ा लग रहा है? A2। दोनों तरीके से बना सकते हो, ऐसे लिख करके बना सकते हो और फिगर ट्रेस करके भी बना सकते हो। तो हमको देखना है कि एरिया किसका ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा उसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क ज्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर देखो एक साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस बताया था कि सिस्टम या इनिशियल और फाइनल कॉन्साइड कर जाएगा। ठीक, अब कहता है कि यदि प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन है। ठीक, तो यहां पर देखो अमाउंट ऑफ वर्क कैसे निकाल रहे, ध्यान दो। यहां पर भी वैसे हुआ, शेडेड पोर्शन ले लिया, कितना? ट्रायंगुलर पार्ट आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो। इस वाले पार्ट में क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क बताओ, इसका भी एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालेंगे तो कैसे एरिया निकला? देखो यहां पर प्रेशर का डिफरेंस कितना दिया? इस वाले में समझ में नहीं आया तो देखो ध्यान से, यहां इनिशियली ये पार्ट है और फाइनल ये पार्ट। तो जो पार्ट हमारा फाइनल हो रहा है वो ये सेगमेंट है, जिसको कि यहां पर एक प्रोसेस से दिखाया कि गैस का एक्सपेंशन हुआ A to B। फिर गैस, या इसको C दे दिया है नेमिंग यहां पर फिगर में, इसको हम C लिख दे रहे हैं, इसको B लिख दे रहे हैं। तो A to C और फिर ये C to B और फाइनली B to A। ये प्रोसेस क्या हो गया? साइक्लिक। कहां से स्टार्ट किया? A से स्टार्ट किया। एंड कहां पर किया? A पर किया। तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए अमाउंट ऑफ वर्क यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां से यहां। तो इसका मतलब ये ट्रायंगुलर पार्ट, तो ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस मीन्स AB इंटू अल्टीट्यूड BC हो गया। AB क्या दे रहा है? डिफरेंस इन वॉल्यूम। डिफरेंस इन वॉल्यूम मीन्स V2 माइनस V1। तो ये V2 माइनस V1। BC क्या दे रहा है? यहां से यहां तक का प्रेशर का डिफरेंस, ये P1 P2 है, तो ये वाला पार्ट BC क्या दे देगा? P2 माइनस P1। तो यहां पर आ जाएगा P2 माइनस P1। आ गया समझ में? क्लियर? वही लिखा हुआ है, हाफ इंटू V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P1। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाए। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? ये वाला पार्ट। इसमें भी कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर रहा है। तो पाथ ये है, यहां से सिस्टम चला और ये पाथ फॉलो करता हुआ इनिशियली आ। ठीक, यहां का प्रेशर P2 है, यहां का प्रेशर P1 है, और ये वाला पार्ट हमारा V1 है और ये पार्ट हमारा V2। ठीक, अब इस सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है। क्या होगा एरिया? जल्दी से बताओ।
दिमाग लगाओ, ये हमारा डिफरेंस दे दिया, ये डिफरेंस कितना दे दिया, V2 माइनस V। ये डिफरेंस कितना दे दिया, P2 माइनस P1 डिफरेंस दे दिया होगा। तो ऊपर वाले सेगमेंट का क्या बन जाएगा और नीचे वाले सेगमेंट का क्या बन जाएगा, वो निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, या सिंपली डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगा दे, इट बिकम्स π/4 इनटू डिफरेंस इन वॉल्यूम डेल्टा V एंड डिफरेंस इन प्रेशर डेल्टा P। तो ये π/4 डेल्टा V का मतलब क्या हो गया, V2 माइनस V1, और डेल्टा P का मतलब हो गया P2 माइनस P1। आया समझ में? तो सर्कुलर पार्ट के लिए ऐसा बन जाए, ट्रायंगुलर पार्ट के लिए अमाउंट ऑफ वर्क ऐसे निकालेंगे। हो गया? लास्ट सेगमेंट आ जाओ, ये भी बहुत इजी है, बताओ कहां से सिस्टम चला, ए से बी, बी से सी, सी से ये मान लो डी होगा, और फिर ए। तो ए बी सी डी ए का एरिया, तो ए बी इंटू ए डी या बी सी। ए बी का मतलब V2 माइनस V1 और बी सी का मतलब P2 माइनस P1। आ गए समझ में? तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम लोग शॉर्टकट में फ्लोट कहते हैं, ठीक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि किसी सिस्टम को जो अमाउंट ऑफ हीट आप प्रोवाइड करते हो वो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, और एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करेगा, ठीक। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या का, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हीट गिवन टू ए सिस्टम is equal to sum of increase in its internal energy and the amount of work done by the system against the surrounding। इसका मतलब डेल्टा Q is equal to डेल्टा U प्लस डेल्टा W। और डेल्टा W हम लोग पढ़ेंगे आगे, P डेल्टा V के फॉर्म में लिखते हैं। फाइनल वॉल्यूम यदि इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क पॉजिटिव, ठीक। अब ये किसी तरह का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिस्टिंक्शन नहीं करता वर्क और हीट में। तो इस कंडीशन में यहां पर हम लोग ये समझ लेते हैं कि मतलब जब ये किसी तरह का वर्क और हीट में एक्सचेंज नहीं करता है, इसका मतलब आप सिंपली ऐसे समझ लो कि अमाउंट ऑफ वर्क या डेल्टा यू इंक्रीज कर रहा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ज्यादा है इनिशियल से तो डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू का मतलब फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल। यदि वो फाइनल या पी डेल्टा वी लिखेंगे, V2 माइनस V1 फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा तो अमाउंट ऑफ वर्क पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, ठीक। अब है डेल्टा क्यू पाथ फंक्शन है, डेल्टा यू पॉइंट फंक्शन है, डेल्टा डब्ल्यू भी पाथ फंक्शन है। पाथ मतलब इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसमें डेल्टा क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू जो भी है वो हम सब इस सारे यूनिट जो भी लिखेंगे या तो हम एक बार जूल में लिखेंगे या कैलोरी में लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि डेल्टा क्यू को जूल में लिख दिया और डेल्टा यू को कैलोरी में लिख दिया। यूनिट हमारा तीनों के लिए सेम रहेगा। एमकेएस में यदि जूल लिख रहे हैं और सीजीएस में कैलोरी लिख रहे हैं तो सबके लिए सेम यूनिट यूज करेंगे, ठीक। फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को डिफाइन करता है और फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी को बताता है, ठीक। अब यहां पर लिमिटेशन है, इसमें कहीं भी डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर को नहीं बताता है।
तो जब डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर को नहीं बताता तो यहां तक ये इसका लिमिटेशन है। और ये कंडीशंस नहीं बताता है कि किस कंडीशन में हीट ट्रांसफर हुआ वर्क में, और ये इंडिकेट नहीं करता कि कितना होल ऑफ हीट एनर्जी कन्वर्ट हुआ मैकेनिकल वर्क में। ये इसका एक ड्रॉबैक है, और इसी ड्रॉबैक को रिमूव किया गया जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बने, और फिर फाइनली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ब्रीफ हम लोगों को जो अप्लाई करना है वो दिमाग में यही रखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ हीट आप सिस्टम को दे रहे हो वो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और एक एडिशनल अमाउंट ऑफ वर्क। इसका मतलब है आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो सिंपली कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब एनर्जी यहां कंजर्व है, आइडियल कंडीशन। आ गया समझ में? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पीवी डायग्राम पर रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन या उससे रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल पार्ट है वो डिस्कस करेंगे।